नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी जो है रेखा बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, कह रहा है जो ई है रेखा एडी का मध्य बिंदु है। कह रहा है कि जो बी ई है उसको आगे बढ़ाया जाता है तो वो AC को F पर काटता है। ठीक है, कह रहा है यदि AF बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AC का मान क्या होगा। कह रहा है कि यदि AF बराबर 10 सेंटीमीटर है तो बताइए AC का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, आपको मैं दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ आपको, वही तरीका आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उपयोग में लाना है। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं करवा दूंगा, इस प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन, और आपको जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके का उपयोग करना जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहां पर बना दे रहा हूं। ठीक है, दोस्तों इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक है दोस्तों, ये एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन में कहा है कि जो डी है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो डी है बीसी का मध्य बिंदु है। कह रहा है कि ये जो बीसी है इसका मध्य बिंदु डी है। मैंने इसका मान, ये बिंदु मान लिया मैंने डी है। क्वेश्चन में कहा है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं शीर्ष ए को बिंदु डी से मिलाता हूं, अगर दोस्तों मैं शीर्ष ए को बीसी के मध्य बिंदु डी से मिलाता हूं तो ये लाइन क्या कहलाएगी कहोगे? ये तो माध्यिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या कहलाएगी दोस्तों? माध्यिका कहलाएगी। ठीक, अगर दोस्तों मैं बीसी के मध्य बिंदु को शीर्ष ए से मिलाता हूं तो ये लाइन क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है तो आप मुझे बताइए अगर ये मध्य बिंदु है तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही तो लंबाई इसकी होगी कहोगे? हाँ। ठीक है, मतलब अगर इसकी लंबाई 1 है तो इसकी भी लंबाई 1 होगी। मतलब अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई a है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इन दोनों इसकी इस वाली भुजा और इस वाली भुजा की लंबाई का अनुपात 1:1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इस और इस भुजा की लंबाई का अनुपात 1:1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर लंबाई बराबर है तो हम अनुपात निकालेंगे तो 1:1 ही आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों D मध्य बिंदु है, अगर D मध्य बिंदु है बीसी का, तो मैं कह सकता हूं कि इस भुजा और इस भुजा की लंबाई का अनुपात 1:1 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कहोगे? हाँ। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है कि BE, आगे कह रहा है कि जो E है AD का मध्य बिंदु है। कह रहा है ये AD जो है इसका मध्य बिंदु E है। कह रहा है ये AD जो है इसका मध्य बिंदु E है। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। कह रहा है ये AD जो है इसका मध्य बिंदु E है। ठीक है दोस्तों, इस AD का जो E बिंदु है मध्य बिंदु, दोस्तों इस AD का जो मध्य बिंदु E है, इसको शीर्ष B से अगर मिलाया जाए तो ये रेखा क्या कहलाएगी कहोगे? ये रेखा तो मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस रेखा को, इस BE रेखा को आगे बढ़ाया गया है तो आगे अगर बढ़ाया गया है तो ये कह रहा है कि दोस्तों इस BE रेखा को आगे बढ़ाया गया है तो ये AC को F पर काटती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, एक बात बताइए मुझे दोस्तों, ये E क्या है? AD का मध्य बिंदु है कहोगे? हाँ, AD का मध्य बिंदु है। अगर दोस्तों E AD का मध्य बिंदु है तो मैं कह सकता हूं कि AE की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई ED की होगी कहोगे? हाँ। अगर AE की लंबाई A है तो ED की लंबाई भी A होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि AE और ED की लंबाई का अनुपात 1:1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता चलेगा कि अगर E AD का मध्य बिंदु है तो ऐसी स्थिति में AE और ED की लंबाई का अनुपात 1:1 होगा। ठीक है,
AE और ED की लंबाई का अनुपात 1 होगा। और ये भी बात पता है कि अगर D BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, तो ऐसी स्थिति में BD और DC की लंबाई का अनुपात 1:1 होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उसी तरीकों का प्रयोग करना है और इतना टाइम नहीं लगेगा। वैसे ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के जरिए थोड़ा सा कम समय लगेगा, लेकिन वो ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करने के लिए हमसे पूछ रहा है AC की वैल्यू बताइए। कह रहा है ये जो AF है इसकी वैल्यू 10 है। इसकी वैल्यू कह रहा है कि 10 है। ठीक है, इसकी वैल्यू दोस्तों हमसे कह रहा है कि 10 है। तो AC का मान बताइए। कह रहा है AC जो है इसका मान बताइए। ठीक है, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है इस AC का मान बताइए। ठीक है, हम निकालने की कोशिश करते हैं AC का मान। दोस्तों एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक BF जो रेखा है उसके समानांतर एक रेखा खींच ले रहा हूं ऐसे। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं बिंदु D से BF के समानांतर एक रेखा खींच ले रहा हूं। ठीक है, एक रेखा खींच ले रहा हूं। ठीक है, और जहां पर ये AC से मिल रही है उसका नाम मैं G रख दे रहा हूं। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, अगर आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना आता है तो। ठीक, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं ये जो रेखा है इस रेखा को इसके समानांतर खींचा हूं तो ये जो रेखा है ये दोनों, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर होगी कि नहीं? कहोगे हाँ समानांतर होगी। अगर दोस्तों ये वाली रेखा BF रेखा DG के समानांतर है तो मैं कह सकता हूं कि DG के समानांतर EF रेखा भी होगी, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब दोस्तों आप मुझे बताइए ADG त्रिभुज को आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ, ADG त्रिभुज को हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ADG त्रिभुज में DG के समानांतर EF रेखा खींची गई है? कहोगे हाँ। दोस्तों ADG त्रिभुज में DG के समानांतर EF रेखा खींची गई है? कहोगे हाँ। ठीक है, अगर DG के समानांतर EF रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज AEF समरूप होगा त्रिभुज ADG के? कहोगे हाँ, त्रिभुज AEF समरूप होगा त्रिभुज ADG के। ठीक है, और आपको ये बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ये बात पता है। और आपको ये भी बात मैंने बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में अगर मैंने आपको बताया था कि यदि DG के समानांतर, मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई त्रिभुज ADG है, यहां पर मैं नाम चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में DG के समानांतर EF रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में जो दोनों त्रिभुज होंगे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और मैंने आपको बताया था कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ऐसी स्थिति में AE का ED के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AF का FG के साथ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि यदि किसी त्रिभुज, मैं यहां पर बना दे रहा हूं। ठीक है, ABC, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BC के समानांतर एक रेखा खींची जा रही है, BC के समानांतर एक DE रेखा खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में इस भाग के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भाग के साथ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ। दोस्तों आप ADG त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों ADG त्रिभुज में DG के समानांतर EF रेखा खींची गई है। ऐसी स्थिति में AE का ED के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AF का FG के साथ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, AE का ED के साथ अनुपात क्या है? कहोगे AE का ED भुजा के साथ जो अनुपात है 1:1 है। अगर दोस्तों AE का ED भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1:1 है तो यही अनुपात AF का भुजा FG के साथ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब AF और FG की भुजा का अनुपात 1:1 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब AF का भुजा FG के साथ अनुपात जो है 1:1 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आप
एफ सी त्रिभुज में आ जाइए, बी एफ सी त्रिभुज में आ जाइए। आप देख रहे हैं बी एफ सी त्रिभुज को कहोगे, हाँ हम देख रहे हैं, ठीक है। आप दोस्तों इस वाली लाइन को भूल जाइए, फिलहाल इस वाली लाइन को भूल जाइए, ठीक है दोस्तों, आप इस वाली लाइन को भूल जाइए, बी एफ सी त्रिभुज में आप इस वाली लाइन को भूल जाइए, ठीक है दोस्तों। आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं कि बी एफ के समांतर, बी एफ सी त्रिभुज में बी एफ के समांतर, बी एफ के समांतर एक रेखा, एक समांतर रेखा डीजी खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है दोस्तों। आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि बी एफ के समांतर, बी एफ भुजा के समांतर एक रेखा डीजी खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। अगर दोस्तों बी एफ के समांतर डीजी रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में बीडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एफजी भुजा का जीसी भुजा के साथ होगा। अगर दोस्तों बी एफ के समांतर डीजी रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में बीडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एफजी भुजा का जीसी भुजा के साथ होगा। क्या? जीसी भुजा के साथ होगा, ठीक है दोस्तों। बीडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1:1 है। अगर बीडी भुजा का डीसी भुजा के साथ अनुपात 1:1 है तो यही अनुपात एफजी भुजा का जीडी भुजा के साथ भी होगा, यही अनुपात एफजी भुजा का जीडी भुजा के साथ होगा, ठीक है ठीक दोस्तों। एएफ भुजा का एफजी भुजा के साथ जो एएफ भुजा का एफजी भुजा के साथ अनुपात 1:1 है और एफजी भुजा का जीडी भुजा के साथ अनुपात 1:1 है, ठीक है। तो मैं पता कर लेता हूं कि एएफ भुजा का, एफजी भुजा का और जीडी भुजा का अनुपात है कितना, ठीक है, जीसी है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, कहोगे 1 लिखोगे, यहां पर क्या लिखूंगा, कहोगे 1 लिखोगे, और मैं क्या करूंगा, कहोगे यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे। ये आपको आता होगा अनुपात वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ये 1 आ गया, ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने दोस्तों, अगर दोस्तों यहां पर मैं सोल्व करता हूं, अगर दोस्तों मैं यहां पर सोल्व करता हूं तो एएफ और एफजी और जीसी भुजा का अनुपात क्या आएगा, कहोगे 1:1 आएगा। तो अगर दोस्तों मैं यहां पर सोल्व करता हूं तो एएफ भुजा का, एफजी भुजा का और जीसी भुजा का अनुपात क्या आएगा, कहोगे 1:1 आएगा, ठीक है दोस्तों। हमें पता चला कि भैया एएफ भुजा की लंबाई, अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो एएफ भुजा की लंबाई यदि 1 है तो एफजी भुजा की लंबाई भी 1 होगी, जीसी भुजा की लंबाई भी 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। 1 मिनट रुकिए। अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो एएफ भुजा की लंबाई यदि 1 है तो एफजी भुजा की लंबाई भी 1 होगी, जीसी भुजा की लंबाई भी 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है दोस्तों। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से हमें पता चल गया कि भैया एएफ भुजा की लंबाई 1 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं एएफ भुजा की लंबाई 10 है, मतलब 1 यूनिट बराबर 10 के, कहोगे हाँ 1 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर के, 1 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर के। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे एसी की लंबाई पूछा है। दोस्तों एसी की लंबाई होगी कितनी, कहोगे देखिए यहाँ से इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो एसी की लंबाई 3 होगी। दोस्तों हमसे एसी की लंबाई पूछा है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 3 यूनिट का जवाब देना है, कहोगे हाँ। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 30 होगी। मतलब एसी की जो लंबाई होगी, मतलब एसी भुजा की जो लंबाई होगी वो वास्तव में 30 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इसी तरीके से सोल्व करना है। ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि AE अपॉन ED बराबर है BD अपॉन DC के और बराबर है 2/3 के। कह रहा है AE और ED भुजा का जो अनुपात है 2:3 है और कह रहा है वही अनुपात BD भुजा का और DC भुजा के साथ भी है, ठीक है। कह रहा है यदि AC बराबर कह रहा है तथा AC बराबर 760 सेंटीमीटर है, कह रहा है AC बराबर है जो कह रहा है AC बराबर 760 सेंटीमीटर है, तब कह रहा है कि बताइए AF का मान क्या होगा। कह रहा है कि बताइए AF का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ उसी मेथड से, आपको घबराना नहीं है। दोस्तों इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, ठीक है
दोस्तों यहां से एक रेखा खींची गई है सामने वाली भुजा पर और जो डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहां से एक रेखा खींची गई है, यहां से एक रेखा खींची गई है जो एसी को तो एफ पर डिवाइड करती है, इसी को एफ पर डिवाइड करती है और एडी को ई पर डिवाइड करती है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि एई और ईडी का जो अनुपात है 2:3 है। कह रहा है एई भुजा और ईडी भुजा का जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। 2:3 हो गया, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बीडी और सीडी भुजा का जो अनुपात है 2:3 है। कह रहा है इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो भी 2:3 है, ठीक है। अब दोस्तों हमसे कह रहा है कि AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस भुजा की जो लंबाई है 760 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है AF की भुजा की लंबाई बताइए, मतलब इस भुजा की लंबाई हमें बताना है, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, डी भुजा से, ये डी बिंदु से एक रेखा खींच ली BF भुजा के समानांतर, BF भुजा के समानांतर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, मैंने खींच लिया, मैंने खींच लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों आप बताइए, अगर मैं इसका नाम मैं रख दे रहा हूं जी, इसका नाम रख दे रहा हूं जी, ठीक है। अब दोस्तों आप ADG त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने BF के समानांतर DG रेखा को खींचा है, कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों DG और EF भी समानांतर होगी, कहोगे हाँ। दोस्तों आप ADG त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ADG त्रिभुज में DG के समानांतर EF रेखा को खींचा गया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ADG त्रिभुज में DG को EF भुजा के समानांतर खींचा गया है तो ऐसी स्थिति में AE भुजा का ED भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AF भुजा का FG भुजा के साथ भी होगा। दोस्तों AD भुजा का AE भुजा का ED भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AF भुजा का FG भुजा के साथ होगा। तो आप मुझे बताइए AE भुजा का ED भुजा के साथ अनुपात है कितना, कहोगे AE भुजा का ED भुजा के साथ जो अनुपात है 2:3 है। अगर AE भुजा का ED भुजा के साथ अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो यही अनुपात AF भुजा का FG भुजा के साथ भी होगा। मतलब AF भुजा का FG भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:3 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आप BFC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। BFC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आप इस वाली लाइन को भूल जाइए, ठीक है। आप दोस्तों इस वाली BFC त्रिभुज में देख रहे हैं कि BF के समानांतर, BF भुजा के समानांतर एक रेखा DG खींची गई है। अगर BFC त्रिभुज में BF भुजा के समानांतर DG रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में BD भुजा का DC भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात FG भुजा का GC भुजा के साथ भी होगा। दोस्तों BD भुजा का DC भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:3 है, तो यही अनुपात FG भुजा का GC भुजा के साथ होगा। दोस्तों अगर BD भुजा का DC भुजा के साथ अनुपात 2:3 है तो यही अनुपात FG भुजा का GC भुजा के साथ भी होगा। मतलब FG भुजा और GC भुजा का अनुपात जो है वो 2:3 है। FG भुजा का GC भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:3 है। अब दोस्तों मैं पता कर लेता हूं दोस्तों कि AF भुजा का FG भुजा का और GC भुजा का अनुपात है कितना, ठीक है। AF भुजा का FG भुजा का GC भुजा का अनुपात है कितना। दोस्तों मैंने इसे सोल्व करने के लिए यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, इसे सोल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया दोस्तों 6, यहाँ पर आया दोस्तों 9, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे पता चल गया दोस्तों, इस प्रकार मुझे पता चल गया कि भैया AF भुजा का FG भुजा का और GC भुजा का जो अनुपात है वो 4:6:9 है। क्या है, 4:6:9 है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार मुझे पता चल गया कि भैया AF भुजा का FG भुजा का GC भुजा का जो अनुपात है 4:6:9 है। मतलब अगर AF भुजा की लंबाई 6 है इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, मतलब अगर AF भुजा की लंबाई 4 है इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, तो FG भुजा की लंबाई 6 है और GC भुजा की लंबाई 9 है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो AC की लंबाई क्या होगी, कहोगे AC की लंबाई देखा जाए तो 19 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 19 यूनिट होगी। क्या होगी दोस्तों, 19 यूनिट होगी। लेकिन दोस्तों कहा गया है क्वेश्चन में कि भैया AC की तो लंबाई 760 है, मतलब 19 यूनिट बराबर 760 के, कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने का, कहोगे 19 चौका 76 40 के, ठीक है। दोस्तों हमसे AF भुजा की लंबाई पूछी है, 1 बराबर 40 के है तो 4 बराबर कितने के, कहोगे 4 बराबर 160 के। मतलब AF भुजा की लंबाई जो है 160 सेंटीमीटर है। क्या है, 160 सेंटीमीटर है। बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी वास्तव में करना नहीं पड़ता है, हम यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो ऐसी स्थिति में ए बी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो ए डी और ए सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। इसी प्रकार कह रहा है जो बी सी भुजा का स्क्वायर होगा वो वास्तव में सी डी और सी डी और ए सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। इसी प्रकार कह रहा है जो पी डी भुजा है, मतलब जो लंब डाला गया उसका स्क्वायर ए डी इंटू डी सी के बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है, जैसे दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, जैसे दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में दोस्तों जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, अगर दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगर दोस्तों इस जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहां से एक सामने वाली भुजा पर मतलब कर्ण पर एक लंब डाला जाए, एक लंब डाला जाए और जहां पर लंब पड़ रही है उसका नाम डी रख दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो ए बी भुजा है, ए बी जो भुजा है उसका स्क्वायर ए डी इंटू ए सी के बराबर होगा। इसी प्रकार ये जो बी सी भुजा है इसका स्क्वायर सी डी इंटू ए सी के बराबर होगा। इसी प्रकार ये जो लंब डाला गया है बी डी, इसका स्क्वायर ए डी इंटू सी डी के बराबर होगा। दोस्तों आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, क्या याद रखना है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी से सामने वाली भुजा मतलब कर्ण पर लंब डाला जाए तो ऐसी स्थिति में ए बी भुजा का जो स्क्वायर होगा ए डी इंटू ए सी के बराबर होगा और बी सी भुजा का जो स्क्वायर होगा सी डी इंटू ए सी के बराबर होगा। इसी प्रकार जो बी डी भुजा है, मतलब जो बी डी लंब डाला गया है, जो बी डी लंब डाला गया है उसका स्क्वायर ए डी इंटू सी डी के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये कैसे हो रहा है, आइए इस चीज की हम जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, इस चीज को हम प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा, कहोगे हाँ। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आप ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से कोण बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो केवल इन दोनों कोणों का योग ही 90 डिग्री होगा। अगर दोस्तों ए बी सी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से अकेले ही बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ए और सी कोणों का योग 90 डिग्री होगा। दोस्तों ए और सी कोण का योग 90 डिग्री था, जिसमें से सी कोण पर बनने वाला कोण थीटा है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप बी डी सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ बी डी सी त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों बी डी सी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, बी डी सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जहां जिसमें से कोण डी पर अकेले ही 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग 90 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का 90 डिग्री था, जिसमें से यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है, तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा, यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, ए डी बी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ए डी बी त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ए डी बी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ए डी बी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री था, जिसमें से डी पर अकेले ही 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कोणों का योग, कोण ए और कोण बी का योग 90 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों कोणों का योग, कोण ए और कोण बी के का योग 90 डिग्री था। ठीक है, जिसमें से दोस्तों कोण ए की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो कोण बी की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए ए और बी कोण का योग 90 डिग्री है, जिसमें से कोण ए की वैल्यू 90 माइनस थीटा डिग्री है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी पर बनने वाला जो कोण होगा थीटा डिग्री होगा। क्या होगा, थीटा डिग्री होगा। दोस्तों खुद सोचिए, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। अगर इस कोण में से मैं कोण ए की वैल्यू घटा देता हूं तो कोण बी की वैल्यू मिल जाएगी, कहोगे हाँ। तो मैंने घटा दिया कोण ए की वैल्यू, तो मुझे कोण बी की वैल्यू मिल गई, मतलब कोण बी पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण हमें पता चला कि यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है। कितना है, थीटा डिग्री है। ठीक है, एक मिनट यहीं पर कर देते हैं।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, आप BDC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ BDC त्रिभुज को देख रहे हैं। मेरे ठीक है दोस्तों, BDC त्रिभुज में कोण D की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज BAD में कोण D की है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, कोण BDC के एक कोण त्रिभुज ABD के एक कोण के बराबर है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप BDC त्रिभुज में कोण C की वैल्यू, इसी प्रकार दोस्तों कोण त्रिभुज BDC में कोण C की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ADB में कोण B की है, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों त्रिभुज गए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, दो कोण आपस में बराबर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, आपको तो पता है कि यदि दो त्रिभुज के, किन्हीं भी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, कहोगे हाँ। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। और आपको ये भी बात पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है, कहोगे हाँ। जब दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना, कहोगे देखिए क्या होगा, कहोगे देखिए। संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए हम दोनों में से किसी एक त्रिभुज को पकड़ लेते हैं, मैंने कहा ठीक है। कहोगे दोनों त्रिभुज में से किसी एक त्रिभुज के कोण को पकड़ लेते हैं, मैंने कहा ठीक है। मैंने दोस्तों इस त्रिभुज को सबसे पहले पकड़ा और इस त्रिभुज में मैंने थीटा कोण को पकड़ लिया। थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या है, BD है, तो मैंने BD लिख दिया। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे वाले त्रिभुज में गया और जिस कोण को पकड़ा था उसी कोण को पकड़ा। ठीक है, तो थीटा पकड़ा था तो थीटा पकड़ा और उसके सामने की भुजा AD है तो मैंने लिख दिया। तो ये क्या निकल कर आ गया, कहोगे ये संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया, संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए, कहोगे हाँ ठीक है। मैंने कहा कि आपने कहा ठीक है, तो आपने कहा कि भैया जिस त्रिभुज को हमने पकड़ा है उसी त्रिभुज को हम फिर से पकड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो आप गए पहले वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज में और दूसरे कोण को पकड़ लिया 90 माइनस थीटा डिग्री और उसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया। तो क्या है सामने की भुजा, कहोगे CD है, मैंने CD लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरे वाले त्रिभुज में गए और जिस कोण को पकड़ा था उसी कोण को हमने लिख दिया, उसी कोण के सामने वाली भुजा लिख दिया। दोस्तों 90 माइनस थीटा डिग्री पकड़ा था तो यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा डिग्री पकड़ा और इस त्रिभुज दोस्तों दूसरे वाले त्रिभुज में गया और इसी कोण को पकड़ा, जिस कोण को पकड़ा था और उसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया। तो उसके सामने की भुजा क्या है, BD। तो ये दोस्तों क्या है, कहोगे ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। दोस्तों आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये तो बराबर होंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो BD स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आएगा, कहोगे BD भुजा का स्क्वायर जो निकल कर आएगा, BD का स्क्वायर AD इंटू CD के बराबर आएगा, AD और CD की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। AD और CD की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि ABC एक समकोण त्रिभुज था और इस समकोण त्रिभुज में कोण B से सामने वाली भुजा मतलब कर्ण पर एक लंब डाला गया। तो ऐसी स्थिति में BD भुजा, ये जो लंब है इसका स्क्वायर AD और CD के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण B से सामने वाली भुजा का लंब डाला जाए तो ऐसी स्थिति में ये जो लंब होता है, जो BD लंब डाला गया उसका स्क्वायर AD और CD के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है, ये आपका दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे हम त्रिभुज में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ABC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ABC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ABC में कोण B की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ADB में कोण D की है, कहोगे हाँ। दोस्तों आप ABC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इसी प्रकार ADB त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ABC में कोण B की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू कोण त्रिभुज ADB में कोण B की है, कोण D की है, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो कोण ABC का एक कोण DB के एक कोण के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ये बात आपको क्लियर है, कहोगे हाँ, ये चीज हमें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों दूसरी चीज देख लेते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में, दोस्तों आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC में कोण C की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ADB में कोण B की है, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों आपने खुद देखा कि त्रिभुज ABC के दो कोण त्रिभुज ADB के दो कोण के बराबर है, कहोगे हाँ। और आपको ये बात पता है कि जब किन्हीं दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है।
ठीक है दोस्तों, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज दोस्तों, ए बी सी त्रिभुज ए डी बी के समरूप है। अगर दोस्तों ए बी सी त्रिभुज ए डी बी के समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहोगे हाँ, तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना? कहोगे हमें इससे निकालना पड़ेगा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, निकाल कर बताइए। कहोगे देखिए, कहोगे देखिए, कहोगे देखिए, मैंने कहा ठीक है बताइए। कहोगे देखिए, हम सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, एबीसी त्रिभुज में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे एबीसी त्रिभुज में हम थीटा कोण को पकड़ लिया और थीटा कोण के सामने वाली जो भुजा है उसे लिख दिए, ए बी लिख दिया। मैंने कहा हाँ, आपने कहा हाँ, तो मैंने ए बी लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों एबीसी त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में जिस कोण को पकड़ा है उसी कोण को मुझे छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना है। दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज में गया और उसी कोण को पकड़ा जिस कोण को पकड़ा था। यहाँ पर थीटा डिग्री पकड़ा था तो इसी कोण को मैंने फिर से पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा उसे लिख दिया। तो ये क्या निकल कर आ गया? कहोगे ये संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार आपने संगत भुजाओं का अनुपात निकाला है उसी प्रकार आप दूसरे कोण को पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। ठीक, आपने कहा ठीक है। दोस्तों एबीसी त्रिभुज में फिर से मैंने गया। दोस्तों एबीसी त्रिभुज में, दोस्तों एबीसी त्रिभुज में, दोस्तों ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज में एक मिनट वेट। इसी प्रकार दोस्तों मैं एबीसी त्रिभुज में गया और एबीसी त्रिभुज में मैं 90 डिग्री के कोण को पकड़ लिया। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को पकड़ लिया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एसी है तो मैंने एसी लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जिस कोण को मैंने पकड़ा है उसी कोण को मुझे छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना है। दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज में गया और 90 डिग्री के कोण को पकड़ा और उसके सामने की भुजा जो है उसे लिख दिया। तो ये क्या निकल कर आ गया? तो ये भी संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी आएगा। ठीक है, सामने वाली भुजा ए बी है। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो बराबर का मैंने साइन लगा दिया। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए डी इंटू सी डी के, ए डी इंटू सी डी के आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ए डी इंटू सी डी के आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि जब किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी से सामने वाली भुजा मतलब कर्ण पर एक लंब डाला गया है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का जो स्क्वायर है वो ए डी इंटू ए सी के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, एक मिनट ए सी है। आपने दोस्तों देखा कि ए बी भुजा का जो स्क्वायर है वो ए डी इंटू ए सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहीं से एक दूसरा कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो ऐसी स्थिति में ए बी भुजा का जो स्क्वायर होगा ए डी इंटू ए सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप एबीसी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप एबीसी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, एबीसी त्रिभुज को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, इसे मैं यहां पर लिख दूं? कहोगे लिख दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बार हमने सोल्व किया था तो बीडी भुजा का एडी भुजा के साथ ये क्या आया था? कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात आया था। और सीडी भुजा का बीडी भुजा के साथ जो अनुपात था वो भी संगत भुजाओं का अनुपात था। तो ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या निकल कर आएगा? कहोगे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो बीडी भुजा का स्क्वायर जो निकल कर आएगा वो ए डी इंटू ए सी के बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने दो कॉन्सेप्ट निकल कर आ गए हैं। अब आपको दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं दूसरी चीज, अब दोस्तों आप बताइए एबीसी त्रिभुज को आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ, एबीसी त्रिभुज को देख रहे हैं। इसी प्रकार आप बीडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एबीसी में कोण बी की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज बीडीसी में कोण डी की है। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार आपने देखा कि भैया त्रिभुज एबीसी का एक कोण त्रिभुज एडीसी के एक कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपने देखा कि नहीं? कहोगे हाँ, हमने देखा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि एबीसी में कोण सी की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू बीडीसी त्रिभुज में कोण सी की है। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि दोनों त्रिभुजों में मिनिमम दो कोण तो आपस में बराबर है। कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, कहोगे हाँ। दोस्तों ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज, दोस्तों क्यू बी ए त्रिभुज नहीं दोस्तों, सी बी ए त्रिभुज, दोस्तों सी नहीं, ठीक है दोस्तों, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज बी डी सी के समरूप है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए बी सी त्रिभुज बी डी सी के समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, कहोगे हाँ। संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना, कहोगे देखिए। इसके लिए हमें दोनों त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज को पकड़ना होगा और उस त्रिभुज में किसी एक कोण को पकड़ना होगा। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं बड़े वाले त्रिभुज में गया, और 90 डिग्री का कोण पकड़ लिया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, AC है, तो मैंने AC लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैं छोटे वाले त्रिभुज में गया और 90 डिग्री के कोण को पकड़ा, जिस कोण को पकड़ा था उसी कोण को पकड़ा, मतलब 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री की कोण को पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा उसे लिख दिया। तो भुजा क्या है, BC है, तो मैंने BC लिख दिया। ये क्या आ गया, कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात है। क्या आ गया, संगत भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने दूसरी बार संगत भुजाओं का अनुपात निकाला। दूसरी बार संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए दूसरे कोण को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जिस त्रिभुज को पकड़ा था उसी त्रिभुज में फिर से गया। बड़े वाले त्रिभुज को पकड़ा था पहली बार, तो बड़े वाले त्रिभुज में गया और दूसरे कोण को मैंने पकड़ लिया। दूसरे कोण मैंने पकड़ा बड़े वाले त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में मैंने 90 माइनस थीटा डिग्री को पकड़ लिया। दोस्तों 90 माइनस थीटा डिग्री को पकड़ा और 90 माइनस थीटा डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो BC है, तो मैंने BC लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों जिस कोण को मैंने यहाँ पर पकड़ा है उसी कोण को मुझे दूसरे त्रिभुज में भी पकड़ना है। दूसरे त्रिभुज में गया और उसी कोण को पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया, तो उसके सामने की भुजा CD है, मैंने लिख दिया। दोस्तों ये क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है और आपको पता है कि दोनों स्थितियों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो इस आएगा BC स्क्वायर बराबर निकल कर आएगा AC इंटू CD आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जब किसी समकोण त्रिभुज में कोण B से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का जो स्क्वायर है वो CD और AC के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। दोस्तों यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट फिर से बना दिया जाता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण B से एक लंब डाला जाए सामने वाली भुजा पर तो ऐसी स्थिति में BC भुजा का जो स्क्वायर होगा CD इंटू AC के बराबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये तीन कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने हैं, तीन कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर आपको याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों याद है तीनों कॉन्सेप्ट तो इस प्रकार इस पर बनने वाले क्वेश्चन को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए एक कॉन्सेप्ट और बन जाएगा। अभी आपको मैं एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा इन्हीं कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों इस पर हम 2-3 क्वेश्चन लेकर समझने की और कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 डिग्री है। कह रहा है कि और AD भुजा BC पर लंब है। कह रहा है AD जो भुजा है BC पर लंब है, ठीक है। कह रहा है AD बराबर 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है BD बराबर 4 है, तो BC की लंबाई क्या होगी? कह रहा है BC की लंबाई क्या होगी, ठीक है। दोस्तों आपके सामने आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A जो है 90 डिग्री है। कह रहा है कि कोण ABC में कोण A की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब कोण ABC एक समकोण त्रिभुज है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और समकोण 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, कहोगे A पर बन रहा है, ठीक है। दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। एक मिनट, दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि AD जो भुजा है BC पर लंब है। कह रहा है इस BC पर एक लंब है AD, तो मैंने यहाँ से एक लंब खींच दिया AD। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। अब दोस्तों आपको तीनों कॉन्सेप्ट, आपको दोस्तों ये फिगर देखते ही तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाने, ध्यान आ जाने चाहिए कि
ए बी भुजा का जो स्क्वायर होगा बी डी इंटू बी सी के बराबर होगा। इसी प्रकार ए सी भुजा का जो स्क्वायर होगा सी डी इंटू सी बी के बराबर होगा। इसी प्रकार ए डी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो बी डी इंटू सी डी के बराबर होगा। तीनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आ जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए डी की जो लंबाई है AD की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है BD की जो लंबाई है 4 है। कह रहा है CD की लंबाई बताइए, क्या BC की लंबाई बताइए। कह रहा है कि BC की लंबाई बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे CD की लंबाई पता चल जाती है तो आप मुझे बताइए मैं BC की लंबाई बता सकता हूँ कि नहीं। अगर मुझे CD की लंबाई पता चल जाती है तो बताइए मैं BC की लंबाई बता सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि आपको पता है कि यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों आपको पता है कि BAC यदि एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ से लंब डाला गया है कर्ण BC पर, तो ऐसी स्थिति में ये जो लंब है इसका स्क्वायर, ये जो लंब है इसका स्क्वायर BD इंटू CD के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू में मान रखिए। ठीक है, लेकिन मैं वहां पर केवल आपको आपके सामने ऐसे लिख दे रहा हूँ। दोस्तों AD की लंबाई 6 है तो 6 का स्क्वायर मैं करूंगा 36 आएगा। ठीक, BD की लंबाई 4 है तो 4 अपोन में आ जाएगा, कहोगे हाँ, इंटू CD बराबर अगर मैं निकालता हूँ तो आएगा 9। CD बराबर आएगा 9, मतलब इसकी लंबाई क्या है, 9 है। दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए BC की लंबाई क्या होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि BC की जो लंबाई होगी 9 4 13 होगी, 13 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 13 सेंटीमीटर होगी। BC की जो लंबाई होगी 13 सेंटीमीटर होगी। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी थी, कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज PQR कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज PQR Q पर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों आपके सामने एक आकृति दी गई है PQR, एक त्रिभुज दिया गया है PQR और उस त्रिभुज में Q पर एक समकोण त्रिभुज Q पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कह रहा है PQ जो है उसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है। कह रहा है QS जो है उसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर। कह रहा है SR का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने इस आकृति को बना देता हूँ, आपके सामने इस आकृति को बना देता हूँ। कह रहा है दोस्तों ये एक PQR त्रिभुज है, PQR त्रिभुज है और Q पर 90 डिग्री का कोण बनना, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों यहाँ से एक इस QR भुजा को व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त बनाया गया है। QR भुजा को व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त बनाया गया है। ठीक है, QR भुजा को व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त बनाया गया है। एक मिनट रुकिए। तो QR भुजा को व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त बनाया गया था। मैंने आपके सामने अर्धवृत्त बना दिया है। ठीक है, और यहाँ से एक रेखा और यहाँ से एक ऐसे रेखा खींची गई है, यहाँ से एक रेखा खींची गई है ऐसे, यहाँ से एक ऐसे रेखा खींची गई है। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों S। ठीक है, यहाँ से अब दोस्तों एक आपको बात पता होनी चाहिए कि अर्धवृत्त में बना कोण, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक अर्धवृत्त है, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त में एक त्रिभुज बना है QSR, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है
दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? समकोण है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने सर्कल वाला चैप्टर पढ़ाया है, उसमें अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज था और इस समकोण वाले त्रिभुज में क्यू से एक लंब डाला गया है, क्यू से एक लंब डाला गया है कर्ण वाली भुजा पर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर लंब डाला गया है तो आपको तीनों कॉन्सेप्ट याद आ जाने चाहिए कि ऐसी स्थिति में पी क्यू भुजा का जो स्क्वायर होगा वो पी एस इंटू पी आर के बराबर होगा। इसी प्रकार क्यू आर भुजा का जो स्क्वायर होगा वो एस आर एस इंटू आर पी के बराबर होगा। इसी प्रकार क्यू एस भुजा का जो स्क्वायर होगा इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, पी क्यू भुजा की लंबाई हमें 35 दिया है और क्यू एस भुजा की जो लंबाई है 28 दिया है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। हो गया। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये एक पी क्यू एस एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है 35, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण दिया है 35 और ये आधार दिया 28। तो आप मुझे बताइए लंब क्या होगी? तो अगर कर्ण 35 है, आधार 28 है, तो कर्ण लंब वाली जो भुजा होगी वो 21 सेंटीमीटर होगी। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल बता सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप ट्रिपलेट के सहारे भी बता सकते हो कि अगर कर्ण हमारा 35 है और आधार हमारा 28 है तो लंब हमारा 21 होगा। ठीक है दोस्तों, हमसे एसआर की वैल्यू पूछ रहे होंगे। हाँ, आपको पता है कि क्यूएस भुजा का जो स्क्वायर होगा, क्यूएस भुजा का जो स्क्वायर होगा पी एस इंटू एस आर के बराबर होगा। पी एस इंटू एस आर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, क्यू एस भुजा की लंबाई 28 दिया है तो मैं 28 इंटू 28 लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ, 28 इंटू 28 लिख सकते हो। पी एस भुजा की लंबाई 21 दिया है। कहोगे हाँ, 21 लिख सकता हूँ। कहोगे लिख सकते हो। एस आर। ठीक है, 7 या 21, 7 चौक 28, 4 आया। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूंगा तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 के 2 3 कैरी 4 112 आया और अपोन में 3 आ जाएगा क्योंकि 3 एस आर के मल्टीप्लीकेशन में है। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 3 3 9, ठीक है, 2 बचा, 3 सत्ते 21, ठीक है, 1 मिनट 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 1 बचा, पॉइंट लगाऊंगा 10 हो जाएगा, 3 3 9, तो 37.33 आएगा। क्या? 37.33 आएगा। मतलब ये जो एसआर वाली भुजा है, एसआर वाली जो भुजा है उसकी लंबाई 37.33 सेंटीमीटर है। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसी पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि जहां कोण ए बराबर 90 डिग्री है और आगे कह रहा है कि एडी जो लंब है बीसी पर, कह रहा है एडी लंब है बीसी पर। ठीक है, कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एसी बराबर 9 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई बताइए। क्या? बीसी की लंबाई बताइए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां पर ए पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां पर ए पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने बना लिया समकोण त्रिभुज। कह रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर भी बी रख सकते हैं, यहाँ पर सी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कह रहा है एडी लंब है बीसी पर, यहाँ से एक लंब खींचा गया है बीडी पर, बीडी एक लंब खींचा गया है दोस्तों, यहाँ से एक लंब खींचा गया है एडी बीसी पर। ठीक, लंब खींचा गया है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। आगे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर। कह रहा है ये जो पूरा त्रिभुज है एबीसी इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है कि एसीडी का क्षेत्रफल 10 है। कह रहा है ये जो है त्रिभुज इसका क्षेत्रफल 10 है। दोस्तों पूरा त्रिभुज हमारा पूरा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 40 है, जिसमें से दोस्तों पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 है, जिसमें से इस भाग का क्षेत्रफल 10 है तो इस भाग का क्षेत्रफल 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों, आगे हमसे कह रहा है कि एसी की लंबाई जो है, एसी की कह रहा है ये जो भुजा है इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। क्या है? 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है बीसी की लंबाई बताइए। कह रहा है कि ये जो बीसी है इस भुजा की लंबाई बताइए। ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या? आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ से जब एडी एक रेखा खींची गई है तो यहाँ पर एक छोटे छोटे, पहले एक बड़ा सा त्रिभुज था लेकिन जब एडी रेखा खींची गई है तो 2 छोटे छोटे त्रिभुज बनकर तैयार हो गए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, एक त्रिभुज ये था, एक त्रिभुज ये है
और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज का शीर्ष एक ही है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं बी ए डी त्रिभुज का जो शीर्ष है वही शीर्ष सी डी ए का भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, दोनों त्रिभुज का शीर्ष एक ही है। इस त्रिभुज का भी शीर्ष यही है, इस त्रिभुज का भी शीर्ष यही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर इस शीर्ष से देखें तो इसके सामने वाली भुजा आधार है, और इस शीर्ष से देखें तो ये वाली भुजा क्या है? आधार है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि जब दो त्रिभुज जब दो त्रिभुजों का शीर्ष एक ही होता है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वही उनके क्षेत्रफल का भी अनुपात होता है। आपको पता है दोस्तों, जब दो त्रिभुजों का एक ही शीर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके बेस का अनुपात होता है। इसका उल्टा भी मैं कह सकता हूँ। आप खुद बताइए, अगर बेस का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात हो सकता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बेस का अनुपात हो सकता है कि नहीं कहोगे? हो सकता है। बात तो एक ही है। अगर बेस का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात हो सकता है तो क्षेत्रफल का अनुपात बेस का अनुपात भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि जब दो त्रिभुजों का एक ही शीर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वही होता है जो उनके बेस का होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए दोस्तों, इन दोनों त्रिभुजों का एक ही शीर्ष है हो गया? हाँ। तो आप मुझे बताइए, अगर इन दोनों त्रिभुजों का एक ही शीर्ष है तो आप मुझे बताइए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा कितना कहोगे? देखिए, इसका क्षेत्रफल 30 है, इसका क्षेत्रफल 10 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 3:1 है। ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि यदि दो या दो से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष है तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके बेस का होता है। इसका मैं उल्टा भी कह सकता हूँ कि भैया जो उनके आप खुद सोचिए दोस्तों, आपको ये बात पता है कि जो इन दोनों त्रिभुजों के बेस का अनुपात होगा वही क्षेत्रफल का अनुपात होगा हो गया? हाँ। तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वही बेस का अनुपात होगा हो गया? हाँ। अगर जो बेस का अनुपात है वो क्षेत्रफल का अनुपात कहला रहा है तो आप मुझे बताइए जो क्षेत्रफल का अनुपात है बेस का अनुपात कहला सकता है कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ये है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन दोनों त्रिभुजों के बेस का अनुपात 3:1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों के बेस का अनुपात 3:1 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर बीडी भुजा की इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से अगर बीडी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो बीसी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी नहीं। अगर दोस्तों बीडी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो सीडी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं चीजें कहोगे? हाँ क्लियर है। ठीक है। अब दोस्तों ये तो अनुपातिक वैल्यू है कहोगे? हाँ ये अनुपातिक वैल्यू है। बीडी और डीसी भुजा का अनुपात जो है 3:1 है, ये तो बात आपको पता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बीडी और डीसी भुजा का जो अनुपात है वो 3:1 है, आपको ये बात पता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए बीडी भुजा की जो लंबाई है वास्तविक में जो लंबाई है वो 3x है और सीडी भुजा की जो लंबाई है वास्तव में 1x है, क्योंकि ये तो अनुपातिक वैल्यू थी 3:1। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैंने मान लिया भैया बीडी भुजा की जो वास्तविक लंबाई है 3x है और सीडी भुजा की जो वास्तविक लंबाई है 1x है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं? दोस्तों हमें बीसी की लंबाई बतानी है कहोगे? हाँ बीसी की लंबाई बतानी है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि एसी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो वास्तव में सीडी इंटू सीबी के बराबर होगा कहोगे? हाँ। आपको पता है दोस्तों एसी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो सीडी इंटू सीबी भुजा के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो एसी भुजा का स्क्वायर होगा कितना कहोगे? 81 होगा। सीडी भुजा की लंबाई क्या है कहोगे? x है, 1x का मतलब x ही है। और सीबी भुजा की लंबाई कितनी है कहोगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वास्तव में देखा जाए तो 1 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखा जाए तो वास्तव में 3 है, तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4x है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 9/2। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए VC की लंबाई क्या होगी, तो VC की लंबाई क्या है कहोगे? 4x है। ठीक है दोस्तों, 1x की वैल्यू 9/2 है, हमें 4x की वैल्यू चाहिए कहोगे? हाँ। तो 4 से चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे दोस्तों हमें 4x की वैल्यू चाहिए कहोगे? हाँ 4x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 4x की वैल्यू चाहिए।
4x की वैल्यू चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देता हूँ तो मुझे मिलेगा, कहोगे हाँ, तो x की वैल्यू मैंने उठा के रख दिया 4 × 9/2। तो इस प्रकार दोस्तों AC BC भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी, क्या नहीं 12 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। 4x 9/2 12 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कभी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो ऐसी स्थिति में एडी और डीसी का जो अनुपात होगा भुजा एबी और बीसी के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। मतलब एडी और डीसी का जो अनुपात है वो एडी स्क्वायर अनुपात बीसी स्क्वायर के है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है, जैसे दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों बी है, इसका नाम ए है, इसका नाम डी सी है। अगर यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से दोस्तों एक लंब डाला जाए, यहाँ से एक लंब डाला जाए तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एडी भुजा और सीडी भुजा का जो अनुपात होगा, एडी और सीडी भुजा का जो अनुपात होगा वो वास्तव में AB स्क्वायर और CB भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। AB भुजा का स्क्वायर और CB भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। ये दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कैसे हो रहा है, आइए इस चीज को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, आइए हम इस चीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है, ABC। यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है दोस्तों, इस समकोण त्रिभुज में मैंने बी से एक लंब खींचा सामने वाली भुजा मतलब AD पर। दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में मैंने एक लंब खींचा सामने वाली भुजा पर, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों ABC एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में बी से एक लंब डाला गया है कर्ण AC पर एक लंब डाला गया है, तो ऐसी स्थिति में AB भुजा का जो स्क्वायर होगा, AB भुजा का जो स्क्वायर होगा AD इंटू AC के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये बात आपको पता है कि नहीं कहोगे? हाँ, ये बात हमें पता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये भी बात पता होगी कि BC भुजा का जो स्क्वायर होगा वो CD एक मिनट इधर लिख दे रहा हूँ। दोस्तों आपको पता है कि AB भुजा का जो स्क्वायर होगा वो वास्तव में AD इंटू AC के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, और ये भी बात पता है कि BC भुजा का जो स्क्वायर होगा CD इंटू AC के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, मैंने इससे एक मिनट, दोस्तों आपको पता है कि AB भुजा का जो स्क्वायर होगा AD इंटू AC के बराबर होगा, BC भुजा का जो स्क्वायर है CD इंटू AC के बराबर होगा। मैंने यहाँ से AB भुजा का स्क्वायर हमें पता है AD इंटू AC के बराबर होगा। मैंने यहाँ से AD का मान निकाला। अगर मैं AD का मान निकालूं तो क्या निकल आएगा कहोगे? AD का अगर आप मान निकालते हो तो AB स्क्वायर अपॉन AC निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ
दोस्तों इस भुजा का मान क्या निकल कर आएगा, होगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी निकल कर आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों हमें पता है कि बीसी भुजा का जो स्क्वायर होगा, बीसी भुजा का जो स्क्वायर होगा सी डी इंटू ए सी के बराबर होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ से मैंने सी डी भुजा का मान निकाला, क्या सी डी भुजा का मान निकाला। अगर मैं सी डी भुजा का मान निकालता हूँ तो क्या निकल आ रहा है, सी डी भुजा का मान कहोगे बीसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर अपॉन ए सी निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। सी डी भुजा का मान निकल कर आएगा बीसी स्क्वायर अपॉन ए सी निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ए डी भुजा का मान क्या है, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी है। सी डी भुजा का मान जो है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी है। अगर मैं इन दोनों भुजाओं का, ए डी भुजा और डी सी भुजा का अनुपात निकालूं तो अनुपात निकल कर आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं कहोगे हाँ। ए सी से ए सी कट जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहीं से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बना दिया है दोस्तों, यहीं से एक कॉन्सेप्ट है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि अगर मैं अनुपातिक वैल्यू निकालता हूं तो ए डी भुजा और सी डी भुजा का अनुपात निकल कर आ रहा है ए बी स्क्वायर अनुपात बी सी स्क्वायर निकल कर आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ए डी भुजा का बी सी भुजा के साथ जो अनुपात हो वो ए बी स्क्वायर अनुपात बी सी स्क्वायर के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बी से एक लंब डाला जाए एसी पर बीडी एक लंब डाला जाए एसी पर, तो ऐसी स्थिति में एडी और डीसी का जो अनुपात होगा ए बी स्क्वायर और अनुपात बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में एडी भुजा और सीडी भुजा का जो अनुपात होगा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक लंब डाला जाए बीडी, तो ऐसी स्थिति में ए बी भुजा और एडी और बीसी का जो अनुपात होगा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, ये बात आपको हमेशा ध्यान रहेगी कि नहीं कहोगे हाँ। हमें ये बात हमेशा ध्यान रहेगी। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों इस पर हम एक दो क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री है। कह रहा है बीएन जो है लंब है एसी पर। कह रहा है एबी बराबर 6 है, एसी बराबर 10 है। तो एएन और एनसी का अनुपात क्या होगा, एएन और एनसी का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कह रहा है कि बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में कोण बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, मैंने बना दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, कह रहा है बीएन लंब है एसी पर। कह रहा है यहाँ से एक लंब खींचा गया है सामने वाली भुजा मतलब कर्ण पर, इसका नाम एन है। ठीक है, कह रहा है कि ए बी बराबर 6। कह रहा है ये वाली भुजा है 6 है और ये वाली जो भुजा है 10 है। ये वाली जो भुजा है एसी जो भुजा है 10 है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। बोल रहे हाँ, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण की जो लंबाई 10 है, लंब की लंबाई 6 है, तो बीसी की लंबाई मतलब आधार की लंबाई 8 होगी। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर है कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे पूछा एएन और एनसी का अनुपात क्या होगा। आपको पता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में एक लंब खींचा गया है बीएन, तो ऐसी स्थिति में एएन और एनसी का जो अनुपात होगा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। आपको पता है कि एएन और एनसी भुजा का जो एएन और एनसी का जो अनुपात होगा वो वास्तव में ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, ए बी भुजा की लंबाई कितनी दी है, कहोगे ए बी भुजा की लंबाई 6 दिया है तो 36 हो जाएगा, कहोगे हाँ। ठीक है, और बी सी भुजा की लंबाई कितनी दी है, कहोगे 64, 8 दिया है तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या होगा, देखिए 4 ने में 36 होता है, 4 ने में 36 होता है, 4 16 में 64 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एएन और एनसी भुजा का जो अनुपात होगा वो 9:16 होगा। क्या होगा, 9:16 होगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू तो निकल कर आ गई है, लिख दे रहा हूँ वैसे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। आइए दोस्तों इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी, कह रहा है कि कोण बी पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, कह रहा है AB बराबर 3 है, कह रहा है BC बराबर 4 है, आगे कह रहा है CA बराबर 5 है, कह रहा है BN इसके कर्ण AC पर लंब है, कह रहा है AN और NC का अनुपात बताइए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है और B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। नाम चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाम से आपको घबराना नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या ऐसा होता है तो ऐसा होगा। ठीक है, कह रहा है B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका नाम मैंने A रख लिया, इसका नाम C रख लिया। ठीक है, कह रहा है AB बराबर 3 है, कह रहा है ये जो भुजा है 3 है, कह रहा है कि BC बराबर 4 है, कह रहा है ये 4 है, कह रहा है कि जो C है उसका भुजा वो उसकी लंबाई 5 है। ठीक है, जिसकी लंबाई 5 है। आगे कह रहा है कि BN इसके कर्ण AC पर लंब है, कह रहा है BN AC पर लंब है, BN जो है AC पर लंब है, इसका नाम N है। ठीक, कह रहा है AN और NC का अनुपात बताइए, AN और NC का अनुपात बताइए। ठीक है, आपको पता है कि AN और NC का जो अनुपात होगा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। AB भुजा का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। BC भुजा का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। तो इस प्रकार AN और NC का जो अनुपात होगा, AN और NC का जो अनुपात होगा वो 9:16 होगा, 9:16 होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं? आइए दोस्तों इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है, कह रहा है AD BC पर लंब है, कह रहा है जहां D इसकी भुजा BC पर स्थित है, कह रहा है BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कह रहा है कि ABC और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC और उस त्रिभुज में कोण B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कोण A पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कह रहा है कोण A पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर मैंने 90 A बना लिख दिया और यहाँ पर इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C रख दिया। ठीक है, कह रहा है AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो BC पर स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है BC भुजा की जो लंबाई है 8 है, कह रहा है ये जो लंबाई है इसकी 8 है। ठीक है, कह रहा है AC जो भुजा है इसकी लंबाई 6 है। ठीक है, कह रहा है ABC, कह रहा है कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो, और कह रहा है ACD, ABC और ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ कि ना होगा? हाँ दोस्तों, जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था दोस्तों, इस पर आधारित मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था 3। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मैंने बताया था मैंने कैसे निकाला, मैंने दोस्तों समरूपता की कैसे की वहां पर फॉलो कर तीनों कॉन्सेप्ट बताए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, पहली स्थिति में मैंने दोस्तों इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप किया था। कहोगे? हाँ। दूसरी स्थिति में दोस्तों इस वाले त्रिभुज को ABC के समरूप किया था। कहोगे? हाँ। तीसरी स्थिति में दोस्तों इस वाले त्रिभुज को ABC के समरूप किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो त्रिभुज है, ये ADC जो त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ADC त्रिभुज समरूप है, अगर दोस्तों ADC त्रिभुज ABC, अगर दोस्तों ADC त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा उसका स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुपात कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर जो होता है क्षेत्रफल का अनुपात होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों इन दो, अगर ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है तो आप मुझे बताइए इनके संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होगा कितना? तो देखिए, पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का छोटे वाले त्रिभुज के साथ पूछा, मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो आप गए बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज ने हमें BC भुजा दी है। हाँ कि ना? हाँ। तो उसके सामने दिखा मैंने कौन सा कोण है, तो 90 डिग्री का कोण दिखा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में गया और 90 डिग्री का कोण को पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है 8 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों यही कोण मुझे छोटे वाले त्रिभुज में भी पकड़ना है। हाँ, छोटे वाले त्रिभुज में गया और उसके सामने 90 डिग्री का कोण को पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा उसे लिख दिया। तो ये क्या निकल कर आ गया? ये संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया। ठीक है, अब दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात तो निकल कर आ गया, लेकिन आपको पता है कि ये दोनों त्रिभुज तो समरूप है। और आपको ये भी बात पता है कि समरूप यदि है तो अगर मैं इनके संगत भुजाओं का स्क्वायर कर देता हूँ तो क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा। तो मैंने स्क्वायर कर दिया।
तो आ गया 16:9। तो दोस्तों अगर 16:9 आया है इनके संगत भुजाओं का स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों त्रिभुज है एबीसी और एसीडी, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। क्या है? 16:9। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।